हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की कि पाइथन में हम कैसे अपने फंक्शंस जो हैं वो फंक्शंस क्या होते हैं, पाइथन में किस तरीके से हम अपने फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए आपको जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से देनी होती है कि सबसे पहले आप डेफ के नाम से एक कीवर्ड है डेफ, और डेफ के नाम से फिर एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। उस फंक्शन का आप कोई नाम रखेंगे, फिर पैरेंथेसिस रखेंगे और जो भी पैरामीटर्स आप उस फंक्शन को पास करना चाहते हैं वो पैरामीटर्स इसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर सेमीकोलन और फिर वही जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन से आप काम करवाना चाहते हैं वो थ्रू स्टेटमेंट्स आप देंगे, और वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंडेंटेड होंगी, यानी वो स्पेस के साथ होंगी डेफिनेशन के बाद। इसमें अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये बेसिकली आपने देखा कि ये फंक्शन की डेफिनेशन की स्टेटमेंट है। इसके बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसकी जो इसका हेडर होता है जिसमें आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, ये जो पहली लाइन है, और दूसरी पार्ट उसकी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो है फंक्शन बना रहे हैं। ये जो डेफिनेशन अगर हम बात करें इसकी फंक्शन डेफिनेशन की जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट है। इससे पहले भी आपने कंपाउंड स्टेटमेंट देखी थी जब हमने फॉर लूप जो है वो अपना डिफ़ाइन किया था। कंपाउंड स्टेटमेंट में जो है वो जो फॉर लूप डिफ़ाइन कर रहे थे, तो इसी तरीके से हमने सेमीकोलन दिया था और फिर अपनी नीचे उसकी बॉडी जो थी वो दी थी जो एग्जीक्यूट होती है। जैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर वापस हम अपनी एडेंटेशन को नॉर्मल पे ला के तो अगली स्टेटमेंट देते हैं, और बॉडी ये इंडिकेशन होती है कि आपकी जो फंक्शन है उसकी बॉडी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि आप कि जो इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो सबसे पहले डेफ का कीवर्ड है कि आपने जो डेफ के कीवर्ड से अपने फंक्शन का आगे फिर नाम देना है, और फिर आप उसके कोई पैरामीटर्स जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप फंक्शन से क्या काम परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं फंक्शन को। हमने, आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो अपना टर्टल वाला जो शुरू किया था प्रोग्राम बनाना, उसमें हम स्क्वायर को ड्रॉ करते थे थ्रू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। हम ऐसा करते हैं कि उस प्रोग्राम में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं ड्रॉ स्क्वायर का, और उस फंक्शन को फिर हम कॉल करके देखते हैं कि वो काम किस तरीके से होता है। तो ये आपके पास जो है वो पुराना जो आपके पास टर्टल का प्रोग्राम था जिसमें स्क्वायर बनाते थे, उसमें हम थ्रू फंक्शन अब स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिकॉल करें तो बेसिकली क्या करते थे आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर टर्टल का जो है वो किसी एंगल पे उसको रोटेट करते थे, फिर एक और लाइन ड्रॉ करते थे, फिर उसके एंगल को 90 पे रोटेट करते थे, और फिर लाइन ड्रॉ करते थे, और ये लाइन का साइज़ एक जैसे लाइन का साइज़ होता था। फिर रोटेट करते थे 90 पे और वापस जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ उसको जोड़ देते थे। इस तरह आपका एक स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाता था। तो ये हमने बेसिकली वही सीरीज़ ऑफ स्टेप हम जो हैं वो अब रिपीट करते हैं। सपोज़ सबसे पहले आपने ड्रॉ अंडरस्कोर स्क्वायर उसका नाम है, और वो दो पैरामीटर उसको दे दिए कि आपने एक एनिमल का पैरामीटर दे दिया और साइज़ का पैरामीटर दे दिया, यानी साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं आप स्क्वायर का। अच्छा, उसके बाद ये तीन जो है वो डबल कोट्स हैं, और उसके अंदर हमने लिखा कि मेक एनिमल ड्रॉ अ स्क्वायर विद द साइड्स ऑफ द लेंथ साइज। अब ये जो डबल कोट्स हैं ये बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रिंग है, इसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। मैं लेटर ऑन इस पर थोड़ी सी जो है वो इसको डिस्कस भी करूँगा ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर के लिए इसको आप इग्नोर कर दें। अच्छा, आपका जो आप कर क्या रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर जिसका नाम ड्रॉ स्क्वायर है उसके अंदर आपने एक लूप लिया जो कि 4 दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा काम होगा। 4 दफ़ा क्या काम होगा कि पहले वो फॉरवर्ड मूव करेगा, जो भी एनिमल है उसका जो भी नाम है
वो 4 दफ़ा उसने एक दफ़ा फॉरवर्ड मूव करना है, फिर 90 के एंगल पे टर्न करना है, फिर मूव करना है, फिर 90 के एंगल पे टर्न करना है, फिर मूव करना है, और फिर 90 के एंगल पे टर्न करके फिर मूव करना है। यानी 4 दफ़ा ये काम होंगे। पहले वो फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर वो लेफ़्ट पे 90 डिग्री टर्न करेगा, फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर टर्न करेगा, फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर टर्न मूव करेगा। जो भी साइज़ हम इसको देंगे उस साइज़ के मुताबिक ये मूव करेगा। यहाँ पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है। अब बाकी प्रोसीजर वही है। सबसे पहले आपने विंडो जो है वो बनानी है, ब्लैंक विंडो। उसको आपको पता है कि वो टर्टल डॉट स्क्रीन से आप वो विंडो रखते थे, उसका बैकग्राउंड कलर आपने लाइट ग्रीन सेट कर दिया, और आपने उसका जो टाइटल है, जो ऊपर टाइटल देना है, वो एलेक्स मीट्स फंक्शन, यानी फंक्शन के ज़रिए हम एलेक्स को करें। तो ये तो वही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब यहाँ से आगे आप फंक्शन की कॉल करेंगे। तो एलेक्स, सपोज आपका एक टाइटल आपने ले लिया एलेक्स, और एलेक्स जो है उसको ऑब्जेक्ट बना लिया टाइटल क्लास का। तो अब आप ड्रॉ स्क्वायर कॉल करेंगे। यहाँ इसकी फ़ंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ये जो लाइन है ये फ़ंक्शन को कॉल कर रही है। अब ये एलेक्स और 50, यानी साइज़ 50 है और नाम है एनिमल का एलेक्स। तो ये दो आर्गूमेंट्स हैं जो इस फंक्शन को पास किए जा रहे हैं। ये यहाँ पे एलेक्स से रिप्लेस हो जाएगा और साइज़ 50 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो एलेक्स डॉट फॉरवर्ड कमांड आ जाएगी, यानी वो फॉरवर्ड मूव कराओ उसको, और कितना मूव कराओ, 50, साइज़ जो है वो 50 है। फिर उसको 90 पे रोटेट करो, और फिर फॉरवर्ड मूव कराओ 50, फिर 90 पे रोटेट करो। तो 4 दफ़ा ये होगा तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वही जिस तरीके से आपका स्क्वायर बनता था उस तरीके से आपकी आउटपुट आ जाएगी और आपको एक स्क्वायर नज़र आ जाएगा। तो ये वही जो काम था जो हमने किया था लास्ट टाइम, उसको हमने फंक्शन के ज़रिए परफॉर्म किया। यानी स्क्वायर बनाना है तो बार बार, अगर आपको 10 स्क्वायर बनाने हैं, 20 बनाने हैं, तो बार बार आपको क्या करना पड़ता था कि आपको बार बार वो टर्न कराना, रोटेट कराना और वो सारी चीज़ें। अब ये एक आपने जेनेरिक सा एक फ़ंक्शन डेवलप कर लिया जिसमें सिर्फ आपने साइज़ देना है, और आपको आउटपुट के तौर पे एक स्क्वायर बन के आ जाएगा। आप मल्टीपल इस फंक्शन को जितनी दफ़ा भी कॉल करेंगे उतनी दफ़ा आपके जो है वो ये कॉल होता जाएगा और आपके स्क्वायर्स बनते जाएंगे। आप साइज़ डिफरेंट रख के डिफरेंट स्क्वायर्स बना सकते हैं। तो ये फंक्शन बनाने का हमें फ़ायदा है। लेटर ऑन हम चल के देखेंगे कि और फ़ायदे क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि आपकी जो सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा किया जा सके। अच्छा जी, ये हमने देख लिया इस अपने पहले प्रोग्राम में कि हम फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। अब डॉक स्ट्रिंग की बात कर लें तो डॉक स्ट्रिंग जो है वो एक स्पेशल जो है वो स्ट्रिंग है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। यानी डॉक स्ट्रिंग के अंदर हमने जो भी चीज़ लिखी, ये बेसिकली उस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन है। ये बता रही है कि ये फंक्शन करता क्या है। ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन का एक लेवल सेट करता है। हमें अपने यूज़र को ये नहीं बताना होता कि आपका फंक्शन एक्चुअली कितने स्टेप्स पे मुश्तमिल है और हर स्टेप में क्या हो रहा है। आपने बेसिकली यूज़र को ये बताना होता है कि आपका फंक्शन करता क्या है। तो ये एक काइंड ऑफ आप एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर रख रहे होते हैं। तो ये हम लेटर ऑन जो है वो एब्स्ट्रैक्शन को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये मैं आपको कर दूं कि ये बता दूं कि ये एक किस्म का आप अपने यूज़र को अपने फंक्शन को एक किस्म का उसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं, डिटेल्स हैं, उनको आप छुपा रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए बता रहे हैं कि आपका फंक्शन काम क्या करता है। ठीक है, जैसा कि आप अपने कैलकुलेटर में जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक यूज़र को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट जो है वो उसको निकालने के लिए कितने स्टेप्स हैं, या बस आपने बताना है कि ये स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाला जाता है, तो वो कैलकुलेटर पे अपना स्क्वायर रूट निकाल लेता है। अच्छा, ये नॉर्मली ट्रिपल कोट से इनको जो है वो किया जाता है। जैसे ही पाइथन के इंटरप्रेटर को कोई ट्रिपल कोट नज़र आती है तो वो समझ लेता है कि ये एक डॉक स्ट्रिंग है और उसको उस तरीके से ट्रीट करता है डॉक स्ट्रिंग के तौर पे। अच्छा जी, अब फंक्शन की डेफिनेशन जब हो जाती है तो उसके बाद फंक्शन की कॉल आती है। कॉल का स्टेप आता है जो हमने देखा कि फ़ंक्शन की कॉल कहाँ पे जाके हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जितने हमने उस पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए होते हैं, इसको डिफ़ाइन करते वक्त जितने पैरामीटर्स रखे होते हैं उतने हमने आर्गूमेंट्स पास करने होते हैं। अगर कम या ज़्यादा आर्गूमेंट्स कर दें तो एरर आ जाता है। अगर हमने 2 रखे हैं और 2 किस टाइप के रखे हैं, एक एनिमल है एक साइज़ है,
तो जो दो आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं तो दो ही आर्गूमेंट की तादाद बदल नहीं सकती, क्योंकि इस फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमें दो आर्गूमेंट्स हम दें, तब ये फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। अगर आप एक आर्गूमेंट देने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा। अच्छा जी, अब एक फंक्शन जब आप बना लेते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम्स बने कि जैसे पहले कहा, उसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उसको वेरी कर सकते हैं, साइज़ उसका चेंज करके आप जो है वो डिफरेंट स्क्वायर बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम ड्रॉ करेंगे, हम इसमें कुछ इसी तरीके की चीज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही जो स्टैंडर्ड हमारा है कि हमने टर्टल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एक फ़ंक्शन जो कि मल्टी कलर स्क्वायर ड्रॉ करेगा, यानी वो स्क्वायर होगा लेकिन उसकी एक साइड एक कलर की होगी, दूसरी साइड दूसरे कलर की होगी, तीसरी तीसरे की और चौथे चौथे की। तो ये फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें वो एनिमल चाहिए होगा कि कौन सा वो एनिमल का नाम क्या है, और दूसरा हम उसका जो साइज़ है स्क्वायर का, वो जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो फंक्शन बनाया था उसी में हमने क्या किया, क्योंकि हम मल्टी कलर बनाना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होता जाए, सब कलर हर दफ़ा चेंज होता जाए, हर साइड के साथ कलर चेंज हो। तो हमने उसके लिए एक फॉर लूप लगाया कि फॉर कलर इन रेड, पर्पल, हॉट पिंक और ब्लू, ये चार कलर्स हैं, तो इन चार कलर्स को इस्तेमाल करो बारी बारी। जब एक लाइन ड्रॉ करो तो वो एक कलर की हो, दूसरी दूसरे की, तीसरी तीसरे की। ठीक हो गया जी। तो साथ ही हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो एनिमल डॉट कलर है उसको कलर ये वाला दे दिया, यानी पहली दफ़ा वो रेड रखेगा, दूसरी दफ़ा पर्पल रखेगा, तीसरी दफ़ा हॉट पिंक रखेगा और चौथी दफ़ा ब्लू रखेगा। जब पहली दफ़ा रेड रखेगा तो वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा उस साइज़ के मुताबिक जो इसको देंगे, फिर 90 पे टर्न करेगा। फिर अगली दफ़ा वो कलर चेंज करके पर्पल करके फिर वो जो भी साइज़ है उस हिसाब से फॉरवर्ड मूव करेगा और 90 डिग्री पे चला जाएगा। फिर अगली दफ़ा, तो ये चार दफ़ा, क्योंकि चार की लिस्ट दी हुई है चार कलर्स की, तो ये चार दफ़ा चलना है और चार डिफरेंट कलर की इसने लाइन ड्रॉ करनी है। आगे वही स्टैंडर्ड है, हमने विंडो अपनी जो है वो सेटअप की, उसका कलर सेटअप किया। हमने टर्टल एक लिया जिसका नाम टेस्ट रखा और उसका पेन साइज़ भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, पेन साइज़ इसको हमने 3 दे दिया। अब हमने करना क्या है कि हम चाहते ये हैं कि साइज़ वेरी करता रहे, हम डिफरेंट बनाएं, डिफरेंट स्क्वेयर्स बनाएं, तकरीबन हम कोई 15 स्क्वेयर्स बनाएं और वो 15 के 15 स्क्वेयर्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के हों। तो उसके लिए हमने पहले साइज़ को 20 फिक्स किया, उस एक लूप चलाया जो 15 टाइम्स चलेगा और हमने इस लूप के अंदर फंक्शन को कॉल कर लिया। जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है इस फंक्शन को इस लूप में हम कॉल कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है कि पहली दफ़ा जब इसकी वैल्यू, रेंज का मतलब है ये 0 से लेके 14 टाइम्स ये चलेगा। पहले जब इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 से लेके 14 तक चलेगा, टोटल 15 टाइम्स चलेगा। पहली दफ़ा जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो इसका साइज़ 20 ही रहने देगा। अच्छा, और उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये इस फंक्शन में चला जाएगा और एक ड्रॉ कर देगा आपका स्क्वायर। फिर क्या करेगा, अगली स्टेटमेंट में वो साइज़ को 10 बढ़ा देगा। अब साइज़ में 10 का इंक्रीमेंट आ गया, अब साइज़ 30 हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसको वो ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ होने के बाद साइज़ के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट करने के बाद वो फॉरवर्ड मूव करेगा, जो भी आपके टेस्ट डॉट फॉरवर्ड है 10 पॉइंट्स वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। उसके बाद जो है वो राइट पे 18 डिग्री का टर्न लेगा, यानी स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ये स्क्वायर बन गया है। जो अगला स्क्वायर ड्रॉ करना है वो थोड़ा सा 18 के एंगल पे करना है, यानी वो 18 डिग्रीज राइट मूव करके करना है। यानी एक स्क्वायर आपने बनाया वो सीधा बनेगा, अगला स्क्वायर थोड़ा सा 18 डिग्री जो है वो मूव किया गया होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। आपके 15 बेसिकली वो बनेंगे स्क्वेयर्स, लेकिन हर स्क्वायर एक ख़ास 18 डिग्री एंगल पे चेंज होता हुआ जाएगा। तो इसकी आउटपुट आप ये देख लें कि इस तरह की आएगी। इसको मैं रन टाइम पे ड्रॉ भी कर लेता हूँ ताकि जो है वो हम इसको बनते हुए देख लें कि ये किस तरीके से बनेगा। ड्रॉ स्क्वायर एंगुलर, इसको रन करेंगे। चलो ये देखें, हर स्क्वायर पिछले स्क्वायर से 18 डिग्री टिल्ट करके बन रहा है, एंगुलर आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं।
तो ये तकरीबन 15 स्क्वेयर्स बनने हैं और हर स्क्वेयर पिछले से 18 डिग्री जो है वो राइट पे टिल्टेड होगा। तो ये आपकी एक फैंसी किस्म की आउटपुट आ जाएगी। अब इसमें बेसिकली इस प्रोग्राम को करने में हमने सीखा ये कि जो फंक्शन के एस्पेक्ट से जो हम सीख रहे थे वो हम ये सीख रहे थे कि हम अपने फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि फ़ंक्शन को आप एक दफ़ा कॉल करेंगे या दूसरी दफ़ा। हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स पास करके अपने फंक्शन को जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा हम कॉल करेंगे, वो उतनी दफ़ा अपना काम करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कि हम फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मतलब कॉलिंग फ्रॉम अ फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन, यानी किसी दूसरे फंक्शन को किसी अपने फंक्शन के अंदर कॉल करना। थोड़ी देर के लिए आप इस प्रोग्राम पे गौर करें कि ये आपके पास एक प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है कि आपका रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है। सपोज़ हमने अब स्क्वायर तो बना लिया, अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल आपको पता है कि किस तरीके का होता है, उसकी दो साइड्स एक जैसी होती हैं और दो साइड जो दो साइड्स हैं वो एक जैसी होती हैं, यानी उसकी विड्थ जो है वो एक जैसी होती है और हाइट जो है वो एक जैसी होती है। यानी वो बनाने के लिए आपको बेसिकली 3 पैरामीटर्स चाहिए होंगे। एक तो वही एनिमल का पैरामीटर, दूसरा हाइट और विड्थ आपको चाहिए होगा। यानी आप अपने यूज़र से हाइट और विड्थ लेंगे और उसको जो है वो रेक्टेंगल बना के दे देंगे। अब ये फंक्शन की वही स्टैंडर्ड डेफिनेशन, डेफ का कीवर्ड ड्रॉ रेक्टेंगल के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने विड्थ और हाइट ले ली, साथ एनिमल का नाम ले लिया। ये आगे आपकी डॉक स्ट्रिंग है जो कि बता रही है कि ये बेसिकली करेगा क्या। तो आपने अब जो काम बेसिकली ट्रेडिशनली आपने कैसे करते थे कि स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप जितनी भी उसकी विड्थ है उसके मुताबिक आप मूव करेंगे, फिर 90 पे रोटेट होगा, फिर आप उसको जो है वो हाइट के मुताबिक लेके जाएंगे, फिर 90 पे रोटेट होगा, फिर विड्थ के मुताबिक लेके जाएंगे, फिर 90 पे रोटेट होगा और फिर उसको आप हाइट के मुताबिक नीचे ले आएंगे। तो ये आपका एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। वैसे बाय द वे ये भी एक रेक्टेंगल है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है। तो इसमें क्या है, ये आपकी जो है वो ये और ये आपकी हाइट है और ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये विड्थ है। तो ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर शेप होती है। तो हमने इसको बेसिकली लूप के ज़रिए कर दिया कि सबसे पहले क्या करो, 2 दफ़ा ये लूप चलेगा, 0 की दफ़ा और 1 की दफ़ा, और जैसी वैल्यू 2 होगी ये नहीं चलेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसकी बॉडी से एग्ज़िट कर जाएगा। तो पहली दफ़ा क्या करो, फॉरवर्ड मूव करो, ठीक है जी, विड्थ के मुताबिक जो भी विड्थ दी है तो उसके मुताबिक फॉरवर्ड मूव करो, मूव हो गया। फिर 90 पे लेफ़्ट पे टर्न कर, जो टर्न हो गया। फिर फॉरवर्ड मूव करो हाइट के मुताबिक, ठीक है, और फिर 90 पे टर्न कर जो। अब ये 2 जो स्टेप्स हम कर रहे हैं, यानी 4 टोटल स्टेप्स कर रहे हैं, ये 4 स्टेप्स हमने 2 दफ़ा करने हैं। यानी 2 हाफ्स में आप ले लें अपने स्क्वायर को। ये आपके स्क्वायर का एक हाफ़ है और ये आपके स्क्वायर का सॉरी आपके रेक्टेंगल का दूसरा हाफ़ है। तो इसको थ्रू लूप हम इसको कर सकते हैं। हालांकि ये 4 टोटल आपने बेसिकली ये सारा काम जो है वो आपका 8 स्टेप्स में होना था, आपने इसको रिड्यूस कर लिया लूप लगा के 4 स्टेप्स में। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो अपने काम को जिसमें आपकी टास्क रिपीट हो रही हो वो आप कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ इस प्रोग्राम से लर्न करने वाली थी। अब ये रेक्टेंगल का फंक्शन आपके पास मौजूद है, इसमें हाइट भी है, विड्थ भी है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए क्या आप स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जी बिल्कुल बना सकते हैं। स्क्वायर आपका रेक्टेंगल ही होता है, रेक्टेंगल की तरह का ही होता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है कि उसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। हाइट और विड्थ और दोनों हाइट और विड्थ उसकी बराबर होंगी और चारों साइड उसकी एक जैसी होंगी, होता वो रेक्टेंगल जैसा ही है, ऐसा ही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और फंक्शन सपोज़ अपना ड्रॉ स्क्वायर का फंक्शन जो है जो पीछे हम बनाते आ रहे हैं, एक वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ड्रॉ स्क्वायर, उसमें एनिमल और साइज़ लो, और ड्रॉ स्क्वायर के अंदर हम रेक्टेंगुलर को हम कॉल कर लेते हैं और जो हाइट है और विड्थ है उसका साइज़ सेम रखते हैं। यानी जो हमें साइज़ यूज़र देगा जो स्क्वायर बनाने के लिए, वही हम हाइट में भी रख देंगे और वही विड्थ में भी रख देंगे। तो जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास बेसिकली स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। तो इस सारे इस प्रोग्राम से जो हमने सीखा वो ये सीखा कि एक फंक्शन
के अंदर आप दूसरे किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि आपने फंक्शन को सेपरेटली कॉल करना है, आप नेस्ट कर सकते हैं, आप नेस्टेड फंक्शन लगा सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब फंक्शन वाला ये तरद्दुद करने की ज़रूरत क्या होती है, हम क्यों फंक्शंस बनाते हैं, हम इससे पहले भी हमारा काम ठीक ठाक हो रहा था तो मैं फंक्शन बनाने की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली फ़ंक्शन बनाने के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप जितनी एक जैसी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आप ग्रुप कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो कम्प्लेक्स कंपटीशन है उसको आप हाइड कर सकते हैं और इसमें एब्स्ट्रैक्शन जो है आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि नए जो आप फंक्शन बनाने से फंक्शनल अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने जो काम बार बार करना है, मसलन आपने किसी प्रोग्राम के अंदर बहुत मल्टीपल डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, स्क्वायर्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स बनाने पड़ते हैं, रेक्टेंगल्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा अपना कोड। तो उससे बेहतर यह है कि आप फंक्शंस बना लें और जब जब आपको ज़रूरत पड़े आप उस फंक्शन को कॉल कर लें, तो आपकी रिपीटेशन ख़त्म हो जाती है और आपका प्रोग्राम स्मॉलर हो जाता है, छोटा हो जाता है और सिंपल हो जाता है और उसमें रीडेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये था जी फंक्शन। आगे हम बात करेंगे फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की। फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि आप किस ऑर्डर में आपका प्रोग्राम जो है वो फ़्लो कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में हो रही होती है। ये तो हमें पता है कि जो पाइथन है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर टॉप से शुरू होता है और बॉटम तक जाता है। ये उसकी प्रोग्राम की रीडिंग का स्टाइल है। वो टॉप वाली लाइन को सबसे पहले रीड करता है और वन बाय लाइन चलता जाता है और नीचे बॉटम तक प्रोग्राम के एंड तक उसको रीड करता है। ये तो उसकी रीडिंग है। एग्जीक्यूशन उसकी डिफरेंट तरीके से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए आप देख लें कि ये आपके पास प्रोग्राम है, वही स्क्वायर वाला ही प्रोग्राम है। इसमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी कि सबसे पहले आपने जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर रीड करेगा पहली लाइन ऑफ कोड को, उसमें वो इंपोर्ट कर लेगा, टर्टल का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट जो ब्लैंक लाइन के बाद जो लाइन आएगी वो डेफिनेशन की है, वो इसको रीड तो करेगा लेकिन ये एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी, अभी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये उसकी रीडिंग में आ जाएगी कि ठीक है ये फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा लेकिन रीड इसी को करेगा, नेक्स्ट लाइन को वो रीड करता जाएगा और उसको अपने पास वो एक अपनी इन्वेंट्री में, अपनी उसमें माइंड में वो इसको सिक्योर करता जाएगा कि ये एक फंक्शन है जो कहीं लेटर ऑन कॉल होगा। आगे फिर वो नेक्स्ट लाइन में विंडो है, वो विंडो एक स्क्रीन बना देगा, फिर एक टाइटल डिफ़ाइन कर देगा। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब इस लाइन की एग्जीक्यूशन की बारी आएगी, देखें ये लाइन सारी रीड ज़रूर होंगी लेकिन इनका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी, इन पे कोई काम नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं होगी। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी इन पैरामीटर्स, इन आर्गूमेंट्स को लेके। वो आर्गूमेंट्स यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे लिए जाएंगे। आपका प्रोग्राम फौरी तौर पे इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा इस फंक्शन को। फंक्शन की एग्जीक्यूशन इस तरह से होगी कि वो एक लूप एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर एक दफ़ा फॉरवर्ड जाएगा, फिर 90 पे मूव करेगा और इसी के अंदर चलता रहेगा जब तक ये लूप चलता नहीं है। 4 टाइम्स ये काम करने के बाद जैसे ही इसकी बॉडी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो बेसिकली वो वापस इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे वापस आके और इससे अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके एग्जीक्यूशन के फ़्लो को माइंड में रखना ज़रूरी है। आप जब भी किसी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसको इस तरीके से ना रीड करें कि टॉप से लेके बॉटम तक, बल्कि उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें जिस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोग्राम्स की वो बेटर हो जाती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस दैट रिक्वायर आर्गूमेंट्स। कुछ कौन से फंक्शन हैं जिनको आर्गूमेंट्स चाहिए होता है। अगर हमने किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो, आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू होती है जो किसी साइन के साथ नहीं होती। मतलब अगर +5 है तो 5 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, -5 है तो 5 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट का फंक्शन है तो इसको आपने एक आर्गूमेंट देना होता है। वो आर्गूमेंट जो है वो वैल्यू होती है, उस वैल्यू की फिर वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें निकाल के देता है। ठीक है, इसी तरीके से
इसमें हमने एक आर्गूमेंट दिया, एक फंक्शन है पावर का फंक्शन, उसमें आपको बेसिकली 2 आर्गूमेंट्स देने होते हैं। POW एक फंक्शन है, इसको जब आप कॉल करते हैं तो आप इसको 2 आर्गूमेंट्स देते हैं। ये पावर निकालता है किसी भी चीज़ की। मतलब पहला आपने जो एलिमेंट दिया ये बेसिकली वो बेस होगी और 3 उसका एक्सपोनेंट होगा, यानी 2 की पावर 3 वो निकाल के हमें रिज़ल्ट दे देगा, यानी और इसी तरह 7 की पावर 4 वो हमें रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। तो ये पावर का फंक्शन है, ये 2 आर्गूमेंट्स लेता है और उसके मुताबिक आपको आउटपुट दे देता है। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स का फंक्शन, जो 1-2 से ज़्यादा आपके आर्गूमेंट्स लेता है। कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी इसको आर्गूमेंट्स दें, वो उन आर्गूमेंट्स में से जो मैक्सिमम होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आपने 7 और 11 में आपको वो 11 मैक्सिमम है वो ये दे दिया, यहाँ पे उसको 17 मैक्सिमम मिला, वो उसने 17 लिख दिया। इसी तरह आर्गूमेंट्स के अंदर आपने स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 11 एक है और 5 की पावर 3 है और 512 माइनस 9 अगली एक्सप्रेशन है और अगली जो है 224 की पावर 0 है। इनमें से मैक्स निकाल के दो, तो इनमें से उसको मैक्स जो मिला है वो 512 माइनस 9 मैक्सिमम नंबर है, तो वो उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनको आप आर्गूमेंट्स पास करते हैं और ये आपको उसके बदले में वो आपकी मतलूबा चीज़ दे देते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है। अब नेक्स्ट हम जो ये जो हमने फंक्शंस पढ़े, ये सारे के सारे जो हैं वो कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शंस दैट रिटर्न वैल्यूज़। जितने फंक्शंस हमने देखे, इनको फंक्शन को हम कॉल करते थे, अपने आर्गूमेंट्स देते थे और ये बदले में हमें कोई वैल्यू दे देते थे। मसलन आपने मैक्स में एक पूरी की पूरी लिस्ट देते हैं, उसको पूरी की पूरी नंबर की आपने सीरीज़ दी और उसने रिटर्न कर दिया आपको इनमें से जो एक मैक्सिमम नंबर था। तो ऐसे फंक्शन जो वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं, ऐसे फंक्शन को फ्रूटफुल फंक्शंस कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उनको हम वॉइड फंक्शन कहते हैं पाइथन के अंदर, और पास्कल और सी में उनको बेसिकली प्रोसीजर्स कहा जाता है क्योंकि वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न करें उनको फ्रूटफुल फंक्शंस कहते हैं। फ्रूटफुल फंक्शंस जो हमें वैल्यू दे रहे होते हैं वो हम किसी भी वेरिएबल में सेव करवा के उसको लेटर ऑन यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक नीचे एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्राम है जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो वैल्यू हम रिटर्न फंक्शन बनाएंगे वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा होगा वहाँ पे, और फिर उस वैल्यू को आप कहीं सेव कर लेते हैं और रीयूज़ कर लेते हैं। ये हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ऐसे फंक्शंस डिफ़ाइन किए जा सकते हैं जो वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। अब ये एक फार्मूला है, ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि अगर आप 5 साल के लिए कोई अपनी कुछ पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो आपको हर महीने उसका कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट मिलता है, मुनाफा मिलता है। वो मुनाफा 1 साल बाद कितना होगा, वो मुनाफा 5 साल बाद कितना होगा, और आपने जितनी रकम इन्वेस्ट की है वो टोटल कितनी हो जाएगी, वो ऐड ऑन होता रहता है। ठीक है, तो सपोज़ आप 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद उस 1 लाख की क्या वैल्यू या वो कितने पैसे बन जाएंगे, यानी इंटरेस्ट उसमें जब ऐड अप होता रहेगा तो 5 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसको बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है कि आप ए से ये डिनोट होता है, ए इज़ इक्वल टू पी। पी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो आपने इनिशियल शुरू में इन्वेस्टमेंट की होती है, 1 प्लस आर वो रेट होता है कि आपका जो एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है, सालाना कितने इंटरेस्ट रेट की बुनियाद पे आपको जो है वो लेके जाना है, और एन जो है वो कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने नंबर के लिए आपने जो है वो इंटरेस्ट रेट निकालना है, और एन टी और एन जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम्स द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड पर ईयर। मसलन साल में कितनी दफ़ा आपने इंटरेस्ट निकालना है। अगर हर महीने इंटरेस्ट मंथली उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू है तो वो 12 दफ़ा ज़ाहिर है इंटरेस्ट निकलेगा, और अगर वो मंथली नहीं है, वो 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है तो ज़ाहिर है साल में 2 दफ़ा निकलेगा। और टी आपका टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जितने साल के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी सिक्योर कर रहे हैं। तो ये उसका पूरा फार्मूला है। इस फार्मूला के को सामने रख के हम जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो डेवलप करते हैं। तो उस प्रोग्राम को देख लेते हैं किस तरह से डेवलप होगा। सबसे पहले इस फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। हम वही स्टैंडर्ड वेरिएबल जो इस फार्मूले में इस्तेमाल हुए हैं वही यूज़ करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा। फंक्शन को डिफ़ाइन किया,
आपने जो चीज़ निकलनी है, जो फ़ाइनल अमाउंट होनी है, जो आपको मिलनी है, इस फंक्शन का नाम भी फ़ाइनल अमाउंट ही रख दिया आपने कि जी फ़ाइनल अमाउंट हमें क्या मिलेगी। ठीक हो गया जी। इसमें आपने जो आर्गूमेंट लेने हैं, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, फिर आपने इंटरेस्ट रेट लेना है, फिर नंबर ऑफ़ टाइम्स, एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है वो लेना है, और फिर आपने टोटल कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने सालों के लिए वो इन्वेस्टमेंट होनी है वो लेनी है। वो सारे के सारे इस फार्मूले से हमने आर्गूमेंट्स ले लिए और सिंपली इस फार्मूले को हमने पाइथन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ये लिख लिया। अब ये फार्मूला कैलकुलेट होके ए में आ जाएगा और ए को हमने रिटर्न करा दिया। तो रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होता है, रिटर्न के लिए जो चीज़ आपने फंक्शन से वापस रिटर्न करवानी हो उसके लिए वो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंपली ए को रिटर्न कर देगा। ये तो आपका फंक्शन डिफ़ाइन हो गया। अब इस फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं, निचली लाइन्स में हम इनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप यूज़र से ले लें, यूज़र को कहें कि जनाब आप पैसे कितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमें बता दें। अच्छा, वो सपोज़ आपको कोई अमाउंट देगा, जो भी अमाउंट देगा आपको पता है वो स्ट्रिंग में है, आप उसको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर लें इस फ्लोट फंक्शन के ज़रिए। कन्वर्जन फंक्शन है ये फ्लोट, ये आपने पढ़ा हुआ है। पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे हमें पता है कि वो पॉइंट्स में भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए वो उसको हमने फ्लोट में रखा और जो टू इन्वेस्ट का वेरिएबल है उसमें ये अमाउंट रख दिया। अब टू इन्वेस्ट में हमारे पास वो पैसे आ चुके हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट आ चुकी है जो इन्वेस्ट होनी है। अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन को कॉल कर रही है। अब सबसे पहले यही आपकी जो फाइनल अमाउंट का फंक्शन है उसको हमने कॉल किया। उसको चाहिए थे आपके 4 आर्गूमेंट्स। पहला आर्गूमेंट प्रिंसिपल चाहिए था, वो प्रिंसिपल हमारे पास इस वेरिएबल में सेव है, हम ये पास कर दिया। उसको चाहिए आपका इंटरेस्ट रेट, सालाना इंटरेस्ट रेट। सालाना इंटरेस्ट रेट हमने 8% सपोज़ रखा हुआ है नॉर्मली, इससे कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हम 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने उसको 0.08 जो है वो वैल्यू पास कर दी, इसका मतलब ये 8%। अच्छा जी, फिर हमने उसको ये कहा कि ये 12 दफ़ा कैलकुलेट होगा एक साल में, यानी हर महीने कैलकुलेट होगा और 5 साल के लिए ये रकम इन्वेस्ट होगी। तो उसने वो उस फंक्शन में गया, वहाँ पे सारी कैलकुलेशन की, वापस इस फंक्शन में आया, यहाँ पे जो उसको वैल्यूज़ मिल रही हैं वो वैल्यूज़ लेके उसने जो है वो ए में सेव की और ए को रिटर्न कर दिया। ए में जो वैल्यू थी वो आ जाएगी, आपने वो सेव करा दी FNL में। FNL एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने जो आपको कैलकुलेट होने के बाद फाइनल अमाउंट बन रही है, बिल्कुल ही फाइनल अमाउंट बन रही है, वो आपने यहाँ पे सेव करवा दी। अब सिंपली आप इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये आपका जो है 5 साल के बाद जो आपकी रकम हो चुकी होगी इंटरेस्ट लगने के बाद, वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगी। अब रिटर्न की जो स्टेटमेंट है वो आपने देखी कि वो किस तरीके से काम करती है। वो आप कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, इसी प्रोग्राम को आप हमने क्योंकि वेरिएबल्स रखे जो फार्मूले में थे PRNT, इनको हम बजाय इस तरह के नाम देने के जो कि कंफ्यूजिंग हो, जो समझ में ना आते हो, इसी प्रोग्राम को हम वेरिएबल के नाम चेंज करके, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, नॉमिनल परसेंटेज रेट और नंबर टाइम पर ईयर्स और ईयर्स दे के तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और रिटर्न ए करा सकते हैं। इसी को एक और तरीके से, डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है कि हम पहले वेरिएबल के नाम सिर्फ चेंज हो रहे हैं, बाकी ये सारे एक ही काम कर रहे हैं। अमाउंट रख लिया और फिर रेट रख लिया, फिर कंपाउंडेड रख लिया और ईयर्स रख लिया और इसको फार्मूले से गुजार के रिटर्न कर दिया। ये भी एक तरीका हो सकता है। इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये वेरिएबल रखें ही ना, आप सिंपली जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको कहीं सेव कराने के बजाय सिंपली उस फार्मूले को रिटर्न कर दें। यानी यहाँ पे ए को रिटर्न करवाने के बजाय, सॉरी, इस ए को रिटर्न करवाने के बजाय यही रिटर्न स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पे है कि आप अपनी क्लैरिटी, आपको क्या चीज़ किस तरीके से समझ आती है, उस तरीके से आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। सब इंटायरली आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से करते हैं। आप इसको किसी वेरिएबल में रख के उसको रिटर्न कराते हैं या डायरेक्टली जो आपकी इस कैलकुलेशन के बाद चीज़ आ रही है उसको रिटर्न करा देते हैं। बात एक ही है, एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो कोडिंग की हैबिट है उससे आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को।
तो नॉर्मली ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपने वेरिएबल्स को बजाय ये कि कोई एक अल्फ़ाबेट से डिक्लेयर करें, आप अपने वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो कोई ऐसे मीनिंगफुल रखें ताकि प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग में कि कोई तीसरा रीडर है तो उसको अंडरस्टैंडिंग में उसका इजाफा हो, उसको पता चलता रहे कि ये हो क्या रहा है। तो ये हमने देख लिया कि ऐसे फंक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन किए जाते हैं और उनसे किस तरीके से काम लिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि पाइथन जो है, पाइथन हर फंक्शन, जो भी फंक्शन आप कॉल करेंगे, नो मैटर कि वो एज़ फ्रूटफुल फंक्शन है या वाइड फंक्शन है, वो जैसा भी फंक्शन है, पाइथन ने कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करना है। तो वाइड फंक्शंस में पाइथन ये करता है कि वो नन रिटर्न कर रहा होता है। अब नन क्या है? नन का मतलब ये है कि वो रिटर्न ज़रूर कर रहे हैं, ये क्योंकि उसकी हैबिट है पाइथन की, तो उसने रिटर्न कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। तो जो ऐसे फंक्शन जिनमें आप रिटर्न की कमांड ना भी दें, उनमें आपका जो फंक्शन है वो आपके जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो नन को रिटर्न कर रहा होता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ी सी चीज़ थी, मैंने इसको यहाँ पे मुनासिब समझा कि मैं आपको ये बता दूँ। अब ये एक चीज़ कि जो भी वेरिएबल और पैरामीटर्स आप किसी फंक्शन को देते हैं, ये आप जानते हैं, इससे पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, कि उनका स्कोप जो होता है वो लोकल होता है, वो उस फंक्शन की हद तक ही इस्तेमाल होते हैं। उस आउटसाइड दैट फंक्शन उनकी कोई मीनिंग नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। उनकी लाइफ टाइम, हर वेरिएबल की लाइफ टाइम, अब यहाँ पे p है, r है, n है, t है, इन सब की जो लाइफ टाइम है इस फंक्शन के अंदर अंदर है, इस बॉडी के अंदर अंदर है, इवन a की भी। यहाँ से बाहर अगर आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। तो ये बेसिकली लाइफ टाइम का ख्याल रखना है कि वो वेरिएबल जो आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, आउटसाइड द फंक्शन उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम फाइनली ये सारी फंक्शन की डिस्कशन करने के बाद हम अपने टर्टल प्रोग्राम को थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करते हैं और फंक्शंस को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हम जब भी टर्टल का प्रोग्राम बनाते हैं तो दो काम हम ज़रूर करते हैं। पहले हम एक विंडो सेट करते हैं और दूसरा हम टर्टल अपना सेट करते हैं। तो वाई नॉट हम इनको, जो विंडो बनाने का प्रोसेस है और टर्टल बनाने का प्रोसेस है, इसको हम फंक्शन बना लें। कैसे? विंडो बनाने के प्रोसेस को हम मेक विंडो के एक फंक्शन बना लें, उसमें कलर और टाइटल हम यूज़र से ले लें कि भाई तुम अपना कलर और टाइटल दो। जैसे ही वो कलर और टाइटल दे, उसको हम अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर उनको यूज़ करते हुए हम सेट कर लें। ठीक हो गया जी। अब हमें दो चीज़ें मिलेंगी, कलर और टाइटल मिलेगा। हम उसी तरीके से बीजी कलर में वो कलर का आर्गूमेंट दे देंगे। इससे क्या होगा कि विंडो का बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा, और फिर हम टाइटल में विंडो डॉट टाइटल कॉल करके वो टाइटल दे देंगे और रिटर्न विंडो कर देंगे। जो भी इन विंडो में चीज़ें आ रही हैं वो हम रिटर्न कर देंगे। अब जो इसको कॉल करेगा लेटर ऑन, तो उसको क्या मिलेगा? उसको एक विंडो का वेरिएबल मिलेगा जिसमें क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें सेट हुई होंगी। तो उससे नेक्स्ट जो है वो स्टेप में हम विंडो बनाने के बाद टर्टल बनाएंगे। टर्टल बनाने के लिए वही उसका हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हम पहले टर्टल की क्लास से एक ऑब्जेक्ट उठा के उसको किसी भी एनिमल में स्टोर करवा के उसका कलर और साइज़ ले लेंगे, जो भी हमें साइज़ दिया जाएगा। पेन साइज़ है, ज़ाहिर है इसको साइज़ कह रहे हैं, तो वो हम इधर सेट करके रिटर्न कर देंगे एनिमल। अब इस फंक्शन से हम विंडो रिटर्न कर रहे हैं, इस फंक्शन से हम एनिमल रिटर्न करते हैं। अब हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये फंक्शंस हमने बना लिए। अब हमें जब भी टर्टल का प्रोग्राम चलाना होगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है वो एक वेरिएबल है जिसमें ये स्टोर होनी है वैल्यू, और मेक विंडो का फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो wn में हमारे पास स्टोर हो जाएगा क्या? पूरी के पूरी विंडो बन के स्टोर हो जाएगी, जिसका बैकग्राउंड कलर भी एक सेट होगा, जो भी हम उसको मतलब वो देना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लाइट ग्रीन दे रहे हैं और टाइटल दे रहे हैं टेस एंड एलेक्स। ये दो आर्गूमेंट्स हमने पास किए, जो जाके एक कलर को सेट कर देगा, बैकग्राउंड कलर को, और दूसरा जाके उसके टाइटल को सेट कर देगा। और फिर हम टाइटल बना लेंगे। टाइटल का कलर हमने हॉट पिंक रखा और साइज़ पेन साइज़ 5 दे दिया, तो ये दोनों वहाँ पे जाके सेट हो जाएंगे और ये एक टेस्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। अब जब भी हम इनको यूज़ करेंगे, हम इनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एलेक्स हमने लिया, उसका हमने मेक टाइटल बना दिया ब्लैक और साथ 1, और इसी तरह डेव एक नया टाइटल बनाया
मेक टाइटल, जिसको येलो और टू, यानी उसका कलर हमने दे दिया और उसका जो था एक उसका टाइटल जो था वो टाइटल का दे दिया, 2 आर्गूमेंट पास करके। तो मेक टाइटल आपका साइज़ भी ले रहा है और आपका कलर भी ले रहा है। तो हमने ये दोनों फंक्शंस कॉल कर लिए, पहले अपनी विंडो सेट कर ली और फिर हम जितने भी आप टाइटल्स बनाना चाहते हैं आप सिंपली उनको मेक टाइटल का फंक्शन कॉल करके उनको बनाते जाएं और उनको कहीं कोई नाम देते जाएं और किसी वेरिएबल में स्टोर करते जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। इसकी आगे जो आप अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो काइंडली हमारे जो है वो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।